वेलकम बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ाऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस। आज हमारा क्लास का पहला सेशन है। मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी कि मॉनेटरी पॉलिसी। इस चैनल में आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में, डेप्थ में और पूरा इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जो मेरे पास ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, उन सबको पता है कि मैं सभी चीज़ें पूरी डेप्थ में पढ़ाती हूँ, सही पढ़ाती हूँ और उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स को नौकरी भी मिल चुका है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को नौकरी भी मिल चुका है। फिर भी जो मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स है वो मेरा चैनल अभी भी फॉलो करते हैं। जैसे कि आप मान लो कि नौकरी मिल गया, फिर भी मेरे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए। आप बोलोगे कि सर ये तो मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है, मुझे तो लाइव तो नहीं मिल रहा है। तो आपको अभी ये क्लास लाइव नहीं मिलेगा, आपको ये क्लास अभी से रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अभी मेरे ये जो अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी, अभी मेरे पास कोई लाइव चैनल नहीं चल रहा है। आगे आगे ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ, साथ में मैं एक लाइव क्लासेस भी रख लूँ, ताकि आप लोगों का सवाल तभी मैं जवाब दे सकूँ। आप सोचोगे कि सर अगर मुझे नौकरी मिल गया तो क्या मैं आपके चैनल को फॉलो करूँ? मैं बोलूँगा करो, ज़रूर करो, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम तो होते ही रहेगा। हो सकता है कि आप क्लार्क क्रैक करो, हो सकता है कि आप आरआर भी क्रैक करो, आगे जाकर आप आईबीपीएस पीओ एग्जाम है, आरबीआई का है, आरबीआई का ग्रेड भी है, वो भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा कहूँगा कि भाई आप मेरे चैनल को हमेशा फॉलो करते रहो। मेरा रिक्वेस्ट आपसे एक ही होगा कि आप पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर यूट्यूब आपको मेरा जो चैनल है वो फॉरवर्ड ना करे। अगर फॉरवर्ड नहीं करेगा तो आपको दिखेगा नहीं। हो सकता है कि आप जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो वो आपको गलत पढ़ा रहा है। ये भी एक चांसेस बना ही रहता है कि भाई टीचर ही आपको गलत पढ़ा रहे हैं। ऐसा बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है जिसका आप अगर देखोगे कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन वो लोग गलत पढ़ाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों के पास इतना सब्सक्राइबर कहाँ से आता है, और कैंडिडेट्स को पता भी नहीं चलता कि भाई ये लोग, मेरे जो टीचर है वो मुझे गलत पढ़ा रहे हैं। उन लोगों को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में कुछ नहीं मालूम। अभी तो मॉनेटरी पॉलिसी मैं शुरू कर रहा हूँ, उन लोगों को रेपो रेट का ड्यूरेशन नहीं मालूम, रिवर्स रेपो रेट क्या है वही नहीं मालूम, उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं। उन लोगों को क्या फीस मिल जाए, गवर्नमेंट से सैलरी मिल जाए, फिर आपसे यूट्यूब से इनकम भी हो रहा है, तो उन लोगों को कुछ आता नहीं है कि आप क्या सीख रहे हो, आप गलत सीख रहे हो, सही सीख रहे हो। उनसे आपसे उनका कोई लगाव नहीं। उनका सिर्फ फंडा यही है कि भाई मुझे पैसा चाहिए कैसे भी हो, तो वो आपको गलत सिखा देगा। आप एग्जाम हॉल में जाकर गलत एग्जाम को एमसीक्यू में टिक करके आ जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। इतना आप जान लो, क्योंकि वहाँ पर जो भी आंसर शीट जो भी सिस्टम में चेक होते हैं वहाँ पर तो सही से आंसर ही होगा, गलत आंसर तो होगा नहीं। तो मेरा आज का आपका टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। सर अभी आप बोलोगे कि सर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ाया, लोन्स नहीं पढ़ाया, अकाउंट्स नहीं पढ़ाया, आपने सीरियस चलेगी मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा चीज़ है जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं पहले आपको ये पढ़ाऊँ। बैंकिंग अवेयरनेस की जो बुक्स है ना, वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिलेगा ही नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ये टॉपिक मिलेगा ही नहीं। बैंकिंग अवेयरनेस के शायद कुछ ही बुक्स होंगे जिसमें ये टॉपिक कम से कम लिखा है, हेडिंग है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी है। आप बोलोगे सर कौन से बुक में है, कौन से बुक में नहीं है, वो मैं नहीं बता सकता। अगर मैं बता दूंगा तो हो सकता है कि यूट्यूब के एडवर्टाइजमेंट में पॉलिसी वायलेट हो जाएगा तो चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा। मुझे क्या ज़रूरत है भाई चैनल को फालतू में बंद कराने का। तो हमारी कंट्री में दो ही तरह का पॉलिसी है, इंडिया में दो ही तरह का पॉलिसी है, एक है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। अभी आप बोलोगे कि सर डिफिनेशन क्या है, आपने डिफिनेशन तो नहीं लिखा है। डिफिनेशन मैं नहीं लिख सकता। अगर डिफिनेशन लिखूंगी तो हो सकता है कि मुझे कोई बुक से लिखना पड़ेगा। गलत डिफिनेशन तो नहीं लिख सकते ना कि खुद से एक डिफिनेशन लिख दिया कि चलो भाई खुद का डिफिनेशन बनाए और उसी को यहाँ पे चिपका दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बुक से कॉपी करना पड़ेगा। हो सकता है कि बुक वाले मेरे ऊपर कॉपीराइट मार दे। तो डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन बुक से पढ़ लो या तो आप गूगल पे सर्च कर लो। डेफिनेशन मैं पढ़ाने का रिस्क नहीं ले सकता और डेफिनेशन आपका आएगा भी नहीं। आप इतना जान लो, मॉनेटरी पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है जो रिजर्व बैंक कंट्रोल, मेंटेन सब कुछ करते हैं। आप बोलोगे कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहला हमारा टॉपिक है आज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कंट्री में दो ही तरह का पॉलिसी है। मैंने आपको बोला इंडिया में दो ही तरह का पॉलिसी है, एक है फिस्कल, दो है मॉनेटरी। फिस्कल में नॉर्मली बजट वगैरह आते हैं, रेलवे में कितना जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, एजुकेशन में कितना जाएगा, कौन से खाता में कितना जाएगा, पिछले साल कितना खर्चा हुआ, अगले साल कितना खर्चा होगा, इसका हिसाब लगाने के लिए होता है फिस्कल पॉलिसी। तो आज का टॉपिक हमारे फिस्कल पॉलिसी नहीं है, और फिस्कल पॉलिसी मैं आपको एकदम लास्ट में पढ़ाऊंगा। फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये वगैरह ये थोड़ा टफ टॉपिक है।
तो मैं आपको एकदम लास्ट में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा फिस्कल पॉलिसी वगैरह। आज हमारा तो अभी मैं आपको पढ़ाने चला हूँ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी, ये आप जान लो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। आपका इंटरव्यू में यह सवाल पूछा जाता है और एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है कि भाई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। वो लोग क्या करेंगे, मैं आपको कह देते हूँ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दे देंगे, बोलेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, और साथ में डाल देंगे 4-5 ऑप्शन। एक डाल दिया प्राइस स्टेबिलिटी, एक डाल दिया प्राइस स्टेबिलिटी, दूसरा आपने मान लो डाल दिया ग्रोथ, तीसरा मान दिया स्टेबलाइज बिजनेस साइकिल, चौथा मान दिया दे दिया एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो आप दिक्कत में आ जाओगे। आपको सारी दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, प्राइस स्टेबिलिटी दिख रहा है, स्टेबलाइज बिजनेस साइकिल दिख रहा है, एक्सचेंज स्टेबिलिटी दिख रहा है, तो कौन सा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी, इतना आप जान लो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। और इसका ऑब्जेक्टिव अगर मैं बोला, मेन ऑब्जेक्टिव दो ही है, एक है ग्रोथ, दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव में अगर आप जाओगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव में तो वो है ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी। लेकिन इंटरव्यू में अगर आप सिर्फ ये दो बोलोगे ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो साथ में ये दोनों भी बोलना, स्टेबलाइज बिजनेस साइकिल, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये दोनों भी आप बोलना। मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाया गया था ताकि हमारी देश में कितना इन्फ्लेशन हो, कितना डिफ्लेशन हो, जब जब इन्फ्लेशन हो मनी को कैसे कंट्रोल किया जाए, जब जब डिफ्लेशन हो तो मनी को कैसे आपका मार्केट में लाया जाए ताकि डिफ्लेशन फिर से घट जाए और दोबारा लोगों के पास पैसा आए, रिसेशन ना आए, हाइपर इन्फ्लेशन ना आए। सीधे सीधे बोली तो पैसा कितना मार्केट में आएगा, लिक्विड कैश कितना मार्केट में आएगा, इसी चीज को तैयार करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया है। और मॉनेटरी पॉलिसी लाया है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिजर्व बैंक द्वारा, और इसको हेड करते हैं आपका गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, और उसके साथ और 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 होते हैं रिजर्व बैंक के और बाकी 3 होते हैं आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसमें रिजर्व बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी की इंचार्ज भी होता है और भी बहुत सारे स्टाफ से। अगर आप नाम चाहो तो अभी के लिए अगर मैं बोलूँ तो गवर्नर जो भी है शक्तिकांत दास, ऑनरेबल गवर्नर शक्तिकांत दास, वही अभी हेड कर रहे होंगे। और उनके साथ और 5 नाम होंगे, वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, क्योंकि वो नाम हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। वो नाम कभी भी फिक्स नहीं रहता कि भाई आज जो है वो भी कल ही रहेगा, ऐसा नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी फंक्शन है आपका, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी, फंक्शन है कंट्रोल लिक्विडिटी, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। Started and regulated by RBI as per RBI Act 1934 as amendment in 2016। 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी लाया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा। कौन सी एक्ट के तहत? RBI एक्ट 1934 के तहत। और मैंने आपका भी बोल दिया कि हेडेड बाय गवर्नर ऑफ RBI। मॉनेटरी पॉलिसी का लिमिटेशन है डेफिसिट फाइनेंसिंग, और भी बहुत सारे लिमिटेशन है, लेकिन वो आपको जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन आता ही नहीं, मैंने बस यूं डाल दिया। एडवांटेज होता है इंक्रीज लिक्विडिटी एंड ग्रोथ, ये आ सकता है। एडवांटेज क्या है? इंक्रीज लिक्विडिटी एंड ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी एस्टेब्लिश हुआ है 2016 में, मैंने आपको बोला मॉनेटरी पॉलिसी एस्टेब्लिश हुआ है 2016 में, रिकमेंडेड बाय उर्जित पटेल कमिटी, मेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मैं हमेशा इसको एमपीसी लिखेंगे। एग्जाम में भी हो सकता है कि आपको एमपीसी दिख जाए। एमपीसी आप तब घबरा मत जाना, एमपीसी का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। टोटल मेंबर है 6, 3 है आरबीआई से और 3 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मॉनेटरी पॉलिसी साल में 6 बार आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी साल में 6 बार आएगा। 6 बार में पहली बार आएगा अप्रैल, उसके बाद जून, उसके बाद अगस्त, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद फरवरी। आप बोलेंगे सर अप्रैल क्यों निकले हो? 31 मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, और 1 अप्रैल होता है आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू, इसीलिए अप्रैल, फरवरी नहीं अप्रैल लिखा है, इसलिए मैंने अप्रैल लिख दिया। अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी, 6 बार। और एमपीसी का साल में 4 बार मिनिमम मीटिंग होगा ही। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का साल में मिनिमम 4 बार आपका मीटिंग होगा ही। और इसी की वजह से आप जब आगे जब आपको पढ़ाऊंगा ना कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एमएसएफ है, और साल में मिनिमम 4 बार चेंज होगा ही होगा। साल में मिनिमम 4 बार चेंज होगा ही होगा, इतना आप जान लो। वो होता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में, मैं आपको पढ़ाऊंगा। RBI says inflation at 4% with an upper tolerance limit of 6% and a lower tolerance limit of 2%। मतलब इन्फ्लेशन रेट कभी भी 4% से ऊपर नहीं जा सकता। इन्फ्लेशन रेट कभी भी 4% से ऊपर नहीं जा सकता। मतलब मान लो अगर अभी इन्फ्लेशन है 4%, अभी अगर इन्फ्लेशन है 4%, तो ये 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और अगर इस साइड में अगर आप चले जाओगे तो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा और 7 भी नहीं होगा और इससे ऊपर भी नहीं होगा।
इससे ऊपर भी नहीं होगा और इससे आगे भी नहीं होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि 4% प्लस माइनस 2, 4% प्लस माइनस 2, ये हो गया आपका सीधा हिसाब। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 3 4 5 6, ये हो गया। ये पांचों ही इसका कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर या नीचे कोई नहीं आएगा। तो ये आपका बन गया मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन का मैक्सिमम और ऊपर या नीचे का लिमिट। अभी आप बोलोगे कि सर ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन चक्कर क्या है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि किसी चीज का प्राइस अचानक से बढ़ जाना। किसी चीज का प्राइस अगर बढ़ जाएगा या किसी चीज का प्राइस बहुत घट जाएगा या नीचे आना शुरू होगा तो उस चीज को हम कह देंगे डिफ्लेशन। अगर नीचे आना शुरू हो गया और अगर किसी चीज का प्राइस धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू हो गया ना तो उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। उसी चीज को हम कहेंगे इन्फ्लेशन। मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूं। मान लो ये मनी सप्लाई का चेन है। मान लो ये जो मनी सप्लाई का चेन है ना, ये हमें हार्टबीट की तरह ही होता है। कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे आ गया, उसके बाद ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। ये जो मनी सप्लाई का जो चेन है, इस हिस्से को हम कहते हैं इन्फ्लेशन और इस हिस्से को हम कहते हैं डिफ्लेशन। अगर इसके नीचे चला गया तो उसको हम कहते हैं रिसेशन और अगर इसके ऊपर चला गया तो उसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये चीज मैं आपको जाकर आगे जाकर और पढ़ाऊंगा कि इस हिस्से को तो फिर क्या करेंगे, इस हिस्से को क्या करेंगे, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाकर जब मैं आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ाऊंगा। अभी नहीं, अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि जो ये है इन्फ्लेशन और ये है डिफ्लेशन और ये है आपका ग्राफ। रिजर्व बैंक को पता होता है कि कब इसको नीचे लाना है और कब इसको ऊपर ले जाना है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ टूल्स लाए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ टूल्स लाए हैं जिसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वीपन नहीं कह सकते। वीपन तो है नहीं कि बम मार देंगे कि भाई मार्केट में पैसा है, चलो भाई जाकर 2 बम मार दो, पैसा घट जाएगा। ऐसे नहीं काम करते रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर कुछ टूल्स लाए हैं। उसी टूल्स के ऊपर बेस करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी कंट्री का मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, स्टेबिलाइज बिजनेस साइकिल एंड एक्सचेंज स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। आप देख लोगे कोई भी ये नहीं पढ़ाता है, लेकिन ये आता है, ये सवाल आता है और ऑलरेडी आ चुका है। फर्स्ट मीटिंग हुआ है 3 अक्टूबर 2016 मुंबई में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पहला मीटिंग हुआ है 3 अक्टूबर 2016 मुंबई में। ये सवाल आपका आएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, आप एग्जाम में जाओगे, आगे आ जाएगा और आपका ये क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी यूनिक चीजें आपको मेरी क्लासेस में मिलेगी जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पास ऑलरेडी ऑफलाइन पे पढ़ चुका है, जो ऑलरेडी ऑनलाइन पे पढ़ चुका है, उनको पता है कि मैं ऐसी छोटी छोटी यूनिक चीजें देते रहते हूँ। एग्जाम से पहले भी मैं बहुत सारा आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, कौन सी चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल आने वाला है और आपका मेंस में कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ये सारी टॉपिक मैं आपको हमेशा देते जाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप में से बहुत लोग हो कि भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, एक बार देखेंगे उसके बाद मन कर देंगे, आगे जाके आपको हो सकता है कि ना मिले, बाकियों को मिलेगा, वो लोग नौकरी लेके चलेंगे, आप बैठे रहना घर पे। तो चलो, ये हो गया आपका पूरा जो भी सिस्टम है मैंने आपको दिखा दिया। इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो और इसके बाद मैं इस पेजेस को हटा के आपको फॉर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दिखाऊंगा कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कितने टाइम्स ऑफ फॉर्म्स के होते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो ये बन गया आपका टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्म्स और टाइप्स। मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मली दो ही टाइप का होता है, एक है एक्सपेंशनरी, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी। ये जो टाइप्स और फॉर्म्स है ना, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, पता नहीं क्यों, वो सीधे सीधे इंस्ट्रूमेंट पे चला जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी शुरू किया, इंट्रोडक्शन नहीं भी देते हैं और सीधे सीधे चले गए इंस्ट्रूमेंट पे। टाइप्स और फॉर्म्स के ऊपर एक्सपेंशनरी जो है ना, ये चीज़ ऑलरेडी IBPS पे आ चुका है। ये चीज़ ऑलरेडी IBPS पे आ चुका है, बैंकिंग के एग्जाम में आ चुका है। ये अभी तक आया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आ चुका है ऑलरेडी। तो ये चीज़ क्या है, एग्जाम में आप जाओगे, आप देखोगे कि एक्सपेंशनरी, ये तो आपने टर्म सुना ही नहीं। एक्सपेंशनरी का टर्म तो आपने सुना ही नहीं। अगर सुना होगा तो फिर आप जाकर इसका जवाब दोगे ना। अगर आपने ये नाम सुना ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। एक्चुअली बहुत ईजी है। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में दो ही चीज़ आता है, एक है एक्सपेंशनरी, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में आपका पहले ये देख लो, लोअर इंटरेस्ट रेट। चलो भाई लिख लेते हैं। मान लो एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है, एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करना। और कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या है, उसको सप्रेस करना, छोटा करना। अगर आपका इंटरेस्ट रेट लो होगा, अगर आपका इंटरेस्ट रेट लो होगा तो क्या होगा, तो आप बैंक में जाओ तो आपका, अगर आपका बैंक को अगर कम ब्याज में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर आपको बाजार में जाओगे, अगर आप देखोगे कि भाई आपको लो इंटरेस्ट में लोन्स मिल रहा है, लो इंटरेस्ट में लोन्स मिल रहा है, तो आप तब क्या करोगे, आप बाजार में जाओगे, आप बैंक में जाओगे, बैंक में जाके लोन उठा लोगे। अगर आपने लोन उठा लिया, इसका मतलब यह है कि मार्केट में अभी ज्यादा से ज्यादा कैश आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट लो है तो आप बाजार बैंक में जाके ज्यादा से ज्यादा लोन लोगे, बैंक में जाके ज्यादा से ज्यादा लोन लोगे। अगर आप लोन लोगे तो मार्केट में ज्यादा कैश आएगा। अगर मार्केट में ज्यादा कैश आएगा तो क्या होगा, नए नए कंपनी खुलेंगे, नए नए कॉर्पोरेट खुलेंगे। तो सीधा सीधा अगर बोलूं तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट लो हुआ तो लोन लोग ज्यादा लेंगे, लोन लोग ज्यादा, मार्केट में कैश आएगा, कैश अगर ज्यादा आया तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट अगर डिक्रीज हो गया, अनएम्प्लॉय तो सबके जेब में भी पैसा है, अगर सबके जेब में पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो चीजों का प्राइस भी बढ़ेगा, तो चीजों का प्राइस भी बढ़ेगा। और अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इंटरेस्ट आपको कम ब्याज पे मिल रहा है, आप बैंक में जा रहे हो, कम दाम पे कम ब्याज पे आप लोन ले रहे हो, तो मार्केट में कैश ज्यादा आ रहा है। अगर कैश ज्यादा आ रहा है तो आपका बाजार में जो है नए नए कंपनी खुलेंगे, आप भी किसी लोग का हायर कर लोगे कि भाई मैं खुद क्यों काम करूं, मेरे पास पैसा है, मैं लोगों से करवा लूंगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगर नीचे आएगा तो सबके जेब में पैसा होगी। अगर सबके जेब में पैसा होगी तो लोग हो जाएंगे, और जाके क्या मार्केट से सामान खरीद, जो जरूरत है वो तो खरीदेंगे, जो जरूरत नहीं है वो भी खरीदेंगे। तो जिसकी वजह से सप्लाई तो लिमिटेड है तो डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड अगर बढ़ गया तो प्राइसेस बढ़ जाएगा, और अगर प्राइसेस बढ़ गए तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। इसीलिए कह दिया कि मानिए अब वैल्यू डिक्रीज, अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो ऑटोमेटिकली मानी वैल्यू डिक्रीज होगा। जो अगर इन्फ्लेशन बढ़ा, जो चीज पहले आपको 10 रुपए में मिल रहे थे, अभी आपको वही चीज उतना ही मिल रहा है 12 रुपए में, तो ऑटोमेटिकल मानी वैल्यू आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये देखो, यही है आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में। अगर एक्सपेंशन पढ़ा देते हो, ग्रोथ इंक्रीजेस, ग्रोथ में लिखा नहीं, ग्रोथ तो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, इन्फ्लेशन हिट होगा, मानी वैल्यू डिक्रीज होगा, लोअर इंटरेस्ट रेट। कॉन्ट्रैक्शन में उल्टा, सीधा उल्टा होगा। कॉन्ट्रैक्शन में आपका पूरा का पूरा चीज उल्टा होगा। कॉन्ट्रैक्शनरी में आपका पूरा का, अगर आपको इंटरेस्ट ज्यादा में, इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो क्या होगा, लोन आप कम लेंगे, लोन अगर कम लेंगे तो मार्केट में कैश कम आएगा, मार्केट में कैश कम आएगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो बाजार में डिमांड नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आएगा। प्राइस अगर नीचे आ गया
तो इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगा। और अगर प्राइस इन्फ्लेशन नीचे आ गया तो ऑटोमेटिकली मनी वैल्यू भी नीचे आ जाएगा। जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिल रही थी, आज अगर वही चीज़ आपको 8 रुपये में मिले तो ऑटोमेटिकली आपका मनी वैल्यू बढ़ रहा है। वही चीज़ लिखा है, डिक्रीजेस ग्रोथ, इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट और डिक्रीजेस ग्रोथ लिखा नहीं है, डिक्रीजेस इन्फ्लेशन, इधर इन्फ्लेशन डिक्रीज मानिए वैल्यू इंक्रीज हो गया, हायर इंटरेस्ट रेट सब लिखा है। इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया आपके कॉन्टेक्स्ट समरी में। एक्सपेंस समरी को मैंने जो हटा दिया। लेकिन मैं आपसे यही करूंगा कि भाई स्क्रीनशॉट मत लो, वीडियो को जरूरत पे तो दोबारा चलाओ, पॉज करके देखो, कैसे भी देखो, खाते में लिख लो, खाते में लिख लो, वही बेहतर है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट या टूल। वेपन AK-47 या बम तो नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट या टूल्स भी कहते हैं। ओके, ये हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट या टूल। मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट या टूल, मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट वही चीज़ है जिससे कि मार्केट में कितना पैसा आएगा, प्राइस कितना आएगा, इन्फ्लेशन कितना होगा, डिफ्लेशन कितना होगा, कब इन्फ्लेशन कराना है, कब डिफ्लेशन कराना है, ये सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट से ही कंट्रोल होता है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में आपका दो ही तरह का इंस्ट्रूमेंट, एक होता है क्वान्टिटेटिव, दूसरा होता है सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स, दूसरा होता है सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स। बहुत सारी क्लासेस में मैं ये दिख रहा हूँ कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट में वो लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, उसका दो ही हिस्सा होता है, एक होता है क्वांटिटिव और दूसरा होता है सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स। ये क्वांटिटिव के अंदर आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्वांटिटिव का अंदर आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स के अंदर आता है तीनों चीज़ें। सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स के बारे में तो भूल ही जाओ, वो कोई आपको पढ़ाएगा ही नहीं, जैसे कि ये टॉपिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोरल सुएसन, मार्जिन लेंडिंग, क्रेडिट रेशनिंग। मोरल सुएसन और क्रेडिट रेशनिंग ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है। क्रेडिट रेशनिंग अगर आपने देख लिया ना, आप बोलोगे भाई क्या है ये मैंने कभी देखा ही नहीं। मोरल सुएसन के बारे में किसी को नहीं पता। मार्जिन लेंडिंग के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आती और स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो उसको आप छोड़ो। आप ये दोनों टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी में, ये दोनों टॉपिक आपको आगे आगे मिलता जाएगा। क्वांटिटिव में आपका होता है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में दो ही तरह का इंस्ट्रूमेंट, एक होता है रिजर्व टूल्स, दूसरा होता है रिफाइनेंस फैसिलिटी। जो लोग ये कहते हैं कि भाई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में CRR, SLR, रिफाइनेंस फैसिलिटी होते हैं ना, वो गलत है। रिजर्व टूल्स के अंदर आता है आपका CRR और SLR। रिजर्व टूल्स को हम लोग रिजर्व रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, वेरिएबल रिजर्व टूल्स भी कहते हैं। रिजर्व टूल को हम लोग वेरिएबल रिजर्व टूल्स भी कहते हैं, और इसको रिजर्व रिक्वायरमेंट भी कहा जाता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट मैं आपको लिख दूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो पेपर पे लिखा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। मैं क्या, इसके अंदर दो ही आता है, एक है तो CRR और तो दूसरा SLR। CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। और इसके अंदर आता है और एक तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का अंदर आता है वो है रिफाइनेंस फैसिलिटीज। और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आपका आता है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पे आपका आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर ही आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टर्म रेपो, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन,
टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। इंडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में जब भी कोई पढ़ाता है ना, वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टर्म रेपो, ये दोनों तो भूल ही जाओ, और उसके बाद लिख देते हैं बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। एलएफ के अंदर ही ये पांचों आते हैं, एलएफ के अंदर ही ये पांचों आपका आता है। और एलएफ का अंदर ये दोनों चीज कोई नहीं पढ़ाता। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। भाई ये है क्या, मिनिमम नॉलेज तो आपको देना पड़ेगा ना कि ये चीज है क्या। अगर है तो कुछ तो है, कोई तो कारण है कि इसको लाया गया है। तो एलएफ के अंदर जो चीज आपका है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बहुत सारी क्लासेस में मैंने आपको ये देखा है कि भाई पढ़ाते हैं कि भाई रिवर्स रेपो रेट वो चीज है जिससे कि बैंक रिजर्व आरबीआई बैंकों से, बैंक के पास से पैसा लेते हैं। आरबीआई बैंक के पास से पैसा लेते हो, गलत है। बुक्स में लिखा हो सकता है, बुक्स में लिखा हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है। रिजर्व बैंक एक तरह से आपका बैंकों का सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। आप अगर आपका कोई बैंक के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको आरबीआई ओम्बड्समैन में जाना पड़ेगा। तो एक तरह से रिजर्व बैंक बैंकों का सुप्रीम कोर्ट है। रिजर्व बैंक को बैंक फादर ऑफ बैंक्स भी कहते हैं। रिजर्व बैंक को फादर ऑफ ऑल बैंक्स कहते हैं, फादर ऑफ द बैंक कहते हैं, और फादर ऑफ बैंक्स भी कहते हैं आरबीआई को। तो रिजर्व बैंक क्यों भाई बैंकों के पास जाके पैसा मांगने लगेगा कि भाई मुझे पैसा दे दो। सुप्रीम कोर्ट का भी देखा है क्या कि भाई मुझे पैसा दे दो। ऐसा कभी होता है कि भाई बैंक में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के लिए पैसा चाहिए, ऐसा कभी होता है? तो ये नहीं, गलत है। और दूसरी चीज हो गया रेपो रेट। इंडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में जो हो गया रेपो रेट तो सबके सब गलत पड़ता है। ड्यूरेशन पता ही नहीं है कि भाई ड्यूरेशन क्या है, रेपो रेट का ड्यूरेशन कितना है वो इन लोगों को पता ही नहीं है। वो सभी उल्टा सीधा पढ़ते जाते हैं। कुछ लोग को तो मैंने देखा है कि भाई रेपो रेट पढ़ते हैं कि एक दिन का रेपो रेट होता है। एक दिन का रेपो कभी नहीं होता, रेपो हमेशा एक दिन का होता है एमएसएफ। और सिर्फ यही नहीं, वो लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते जो कि पूरा का पूरा उल्टा सीधा है। रेपो रेट को मैं आपको बताऊंगा कि उसका एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या है और मैं क्यों सही हूं, वो लोग कौन सी जगह पर गलत है और मैं क्यों सही हूं, उस चीज को भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में रेपो रेट, तो रेपो रेट का ड्यूरेशन कितना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं करोगे तो आप खुद फंसोगे, मुझे उससे कुछ आता नहीं है। कोई ना कोई तो आप ही का टाइम वेस्ट होएगा, उनको पैसा मिलेगा और आपका साल खराब होगी, आपका वक्त भी गड़बड़ होगा और साथ में आपकी मेहनत भी जाएगी। सारी की सारी चीजें आप ही की गड़बड़ होगी, उन लोगों का आपसे कोई लगाव नहीं है। तो इतना जान लो, इंडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आता है, उसी के अंदर आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टर्म रेपो, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। और इंडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और भी चीज आते हैं एलएफ के अलावा, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ और ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ और मार्केट स्टेबलाइजेशन की एमएसएस। यही होता है आपका हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का इंट्रोडक्शन। ये पूरा का पूरा चीज है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का इंट्रोडक्शन। ये बन गया हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपको पढ़ाना पड़ेगा, मुझे पहले आपका डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर रिजर्व टू सीआरआर एसएलआर, सीआरआर पढ़ाने पड़े से मुझे आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा एनडीटीएल। ये एनडीटीएल क्या है और साथ ही में आपको आएगा ओडीटीएल। ये ओडीटीएल भी क्या है ये भी आपको कोई नहीं बताएगा, मेरी क्लास में आपको मिल जाएगा कि ओडीटीएल क्या है। एनडीटीएल तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन डिटेल्स में नहीं पढ़ाते, एक लाइन पढ़ा दिया छोड़ दिया, हो गया एनडीटीएल। एनडीटीएल उतनी आसान नहीं है। ओडीटीएल के बारे में भूल ही जाओ, उसको ये अब दिखेगा ही नहीं आपको। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव और सिलेक्टिव कंट्रोल। सिलेक्टिव कंट्रोल के अंदर आते हैं तीनों चीज, मोडल सुएशन, मार्जिन लर्निंग, क्रेडिट टेस्टिंग। क्वांटिटेटिव के अंदर आता है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, इंडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट में अंदर आते हैं रिजर्व टूल्स और रिफाइनेंस फैसिलिटीज। रिजर्व टूल्स के अंदर आते हैं सीएलआर और एसएलआर। और इंडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। और एलएफ के अंदर आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टर्म रेपो, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एनडीटीएल और ओडीटीएल, और अगर हो सके तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में सीआरआर भी पढ़ेंगे। ओके, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया तो
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक एक बार देख लेना जो भी मैंने पढ़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सारी चीज़ें तेजा कैमरा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल के नीचे एक लाइक दे देना, और हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ भी मेरा ये चैनल शेयर करना। जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी अभी भी बैंक के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन सबको मेरा ये चैनल फॉरवर्ड करना और रिक्वेस्ट करना कि भाई चैनल अभी का भी सब्सक्राइब कर ले, बाद में अगर नहीं मिले तो आप लोगों की प्रॉब्लम होगी। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, और मिलते हैं अगले क्लास में। और सेफ रहना, मास्क जरूर पहनना। धन्यवाद।